नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी रीट मेंस की तैयारी में हमने गुरुत्वाकर्षण बल की एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी सेकंड क्लास होने जा रही है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल पर नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आज की जो क्लास है उसमें आप लोगों को काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और आज हम गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला है उस पर किस तरीके से अप्लाई करना है, उस फॉर्मूले को ये सब जानने को मिलेगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो भी साथी क्लास देख रहे हैं वो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है G m1m2/r²। ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए एक बार जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं और उन्होंने जो पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास जरूर जाकर देखें, तभी आप लोगों को आज की क्लास से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हमको चलना है। अब मैंने आपको बताया था कि जो F होता है वो समानुपाती होता है द्रव्यमान m1 और m2 के। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान क्या चीज है, एक बार इसको और समझ लीजिए कि द्रव्यमान है क्या चीज। द्रव्यमान, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, द्रव्य और मान। ठीक है, मान का मतलब आप समझ सकते हैं वैल्यू से, और द्रव्य है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस की जो मात्रा है, ठीक है, उसका जो वजन है, उसका जो मान है, ठीक है, वही क्या है, द्रव्यमान। ये इनचेंजेबल होता है, हर जगह पर इसका मान क्या होगा, समान होगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। यदि आप पृथ्वी पर या फिर चंद्रमा पर, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यदि आप पृथ्वी पर इस मार्कर में मान लीजिए 20 ग्राम वजन है, कितना ग्राम है, 20 ग्राम, तो पृथ्वी पर इसका वजन 20 ग्राम है। यदि आप इसको चंद्रमा पर ले जाओगे तब भी इसका वजन कितना होगा, 20 ग्राम ही होगा। भार वो चीज एक अलग होती है जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है, जिस पर जी की वैल्यू निर्भर करती है, लेकिन द्रव्यमान पर कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1.5 kg है, तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर, बृहस्पति पर या फिर अदरवाइज कोई सा भी ग्रह हो, कोई सा भी प्लेनेट हो, सब पर उसका द्रव्यमान कितना ही होगा, 1.5 kg ही होगा। कई बार हम क्वेश्चन करते हैं तब हमें, आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा तब आपने उस चीज को भार के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया होगा mg लगाकर, ठीक है, और चंद्रमा पर जैसे 1.6 है तो आपने उसमें 1.6 का भाग दे दिया, वो गलत हो गया। आपसे वहां द्रव्यमान पूछा है, इसलिए कई बार हम एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हैं तब हम जो पढ़कर जाते हैं उसी चीज में हमारे दिमाग में फ्लो बैठा हुआ रहता है, और ऐसा अक्सर मेरे साथ भी कई बार हुआ है, टेस्टों में हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं। तो वो चीज क्या होती है कि सेम हमें वहीं जाकर वही चीज दिखती है, क्योंकि हमने दूसरी चीज पढ़ी ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं कि द्रव्यमान चेंज होता है या नहीं होता, हमने उस चीज को जाना नहीं है, और यही गलती हम एग्जाम में क्या करते हैं, जाकर करते हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान क्या होता है, इनचेंजेबल होता है, उसका मान परिवर्तन नहीं होता। तो इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। देखिए, हम किस पर बात कर रहे थे, फॉर्मूले पर बात कर रहे थे।
तो द्रव्यमान के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बता दिया कि द्रव्यमान क्या चीज होती है। तो F समानुपाती किसके होता है, m1 m2 के, और F समानुपाती होता है 1/r² के। इसका मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि F है वो समानुपाती है r⁻² के। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि बल दूरी में रिलेशन किस तरीके से होता है, और आपके वहां ऑप्शन हो r-2, ठीक है, r-1, 1/r⁻³ और 1r⁻²/3, तो वहां आप ये मत देखिएगा कि ये 1/r² ही हमने पढ़ा है। r⁻² का भी मान क्या होता है 1/r², इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास r²-2। मुझे लगता है ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बल और दूरी में किस तरीके से रिलेशन होता है, किस तरीके से इनमें संबंध होता है, उस चीज को आज हम जानेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। दूरी में परिवर्तन से बल पर प्रभाव। आज हम इस चीज को देखेंगे कि दूरी में परिवर्तन से किस प्रकार बल पर इफेक्ट पड़ता है। एक तरफ मैंने ले लिया r, एक तरफ मैंने ले लिया f, ठीक है, और रिलेशन क्या होता है F 1/r², ठीक है। यदि मैं दूरी को 2 गुना कर दूं, कितना कर दूं, 2 गुना, तो बल कितना हो जाएगा, मान रखिए F1 2 का स्क्वायर, तो F कितना हो जाएगा 1/4, तो बल कितना गुना हो जाएगा 1/4 गुना, ठीक है। यदि मैं दूरी को 3 गुना कर दूं तो बल कितना हो जाएगा 1/9। यदि मैं दूरी को 2/3 गुना कर दूं, ठीक है, तो बल ये कितना हो जाएगा 4/9। कितना हो जाएगा 4/9, लेकिन ये गलत है, 4/9 नहीं होगा, 4/9 नहीं होगा। कितना होगा, देखिए F1 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो F ये कितना आ जाएगा 4/9। जैसे ही ये उल्टा होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9/4। बात समझ में आई, कितना हो जाएगा 9/4। तो मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमें एग्जाम में नहीं करनी है। तो 4/9 नहीं होकर कितना हो जाएगा 9/4। ये चीज आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि घात में नीचे भिन्न होने पर वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 2 गुना होने पर बल कितना हो जाएगा 1/4, 3 गुना होने पर 1/9, और 2/3 गुना होने पर 2/3 होने पर कितना हो जाएगा 9/4। तो मुझे लगता है आप लोगों को यह बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से दूरी में परिवर्तन से बल पर प्रभाव पड़ता है, कि दूरी में परिवर्तन से बल किस प्रकार से परिवर्तित होता है। अब देखिए, यदि ये बात आप समझ गए होंगे तो इस बात को भी अच्छे से समझ ही जाएंगे कि बल और दूरी में तुलनात्मक संबंध। देखिए, मैं आप लोगों को ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि इनसे संबंधित क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो आपका वो क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी ना हो, ठीक है दोस्तों। तो बल और दूरी में जो तुलनात्मक संबंध है वो क्या हो। अब देखिए, जब भी किसी चीज में तुलना होती है, ठीक है, ये मुझसे अच्छा लगता है, ये मुझसे अच्छा है, ठीक है, ये मुझसे ज्यादा सुंदर है, तो आप तुलना किसी दो लोगों के बीच करते हो हमेशा, ठीक है। तुलना किसके बीच होती है, 2 लोगों की। इसका मतलब यदि यहां पर तुलना हो रही है तो दो बल होंगे, तो F1 R1 का स्क्वायर, ठीक है, समानुपाती होगा, तो और F2 होगा वो R2 के स्क्वायर के समानुपाती होगा। इन दोनों के मध्य मुझे तुलना करनी है, तो तुलना करता हूं तो मैं F1/F2 यदि लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा R2/R1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब F1/F2 इजिकल टू R2/R1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये संबंध आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये बात और भी अच्छे से समझ आ जाएगी कि इस फॉर्मूले को हमको किस तरीके से अप्लाई करना है। और इससे पहले जो हमने अभी पढ़ा था दूरी में संबंध, बल में परिवर्तन से दूरी में परिवर्तन से बल पर किस प्रकार परिवर्तन होता है, वो भी आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, इस चीज को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से इन दोनों बातों को, इन दोनों फॉर्मूले को, इन दोनों रिलेशन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यदि दो पिंडों के मध्य, दो पिंडों के मध्य दूरी 20 मीटर है, तो गुरुत्वीय बल 40 न्यूटन है। गुरुत्वीय बल 40 न्यूटन है। गुरुत्वीय बल कितना है, 40 न्यूटन। यदि, यदि आ गया, इसका मतलब तुलना हो रही है। क्या हो रही है, तुलना हो रही है। यदि दूरी को, दूरी मतलब दोनों पिंडों के जो बीच दूरी है उसको दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो बल कितना होगा, बल कितना होगा। ठीक है, यदि दूरी को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो अब बल कितना होगा। तो इस चीज को देखिए, यहां पर दूरी को कितना किया जा रहा है, दुगना किया जा रहा है। और अभी हमने तुलना पढ़ी थी, ये दोनों की भी तुलना ही हो रही है ना। पहले दूरी कितनी थी, 20 मीटर थी, अब दूरी कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है, तो कुछ नहीं है, R1 कितनी है, 20 मीटर, R2 कितनी है, 40। ठीक है, F1 देखिए, न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोग सबसे पहले ये दिख लीजिए कि गिवन बाई क्या है, मतलब दिया हुआ क्या है। ठीक है, आप लोगों को दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है और निकालना क्या है। तो F1 आपको कितना दिया है, 40 न्यूटन, और F2 क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है, F2 हमें क्या करना है, निकालना है। तो F2 कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था F1 बटा F2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, R2 कितना है हमारे पास, देखिए 40, R1 कितना है 20, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए F1 का मान कितना है हमारे पास 40, और F2 हमें क्या है, निकालना है। और ये कितना आ जाएगा इधर से, 2 बटा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि 2/1 कैसे आया। ठीक है, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 4/1। अब आप लोगों को पता होगा कि भिन्न में ऊपर जो अंश होता है, अंश से आप अंश को काट सकते हैं। यदि मैं इसको इससे काटूंगा, कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और F2 का मान कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। यदि दूरी को दुगना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दूरी को दुगना कर दिया जाए, तो बल क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब दूरी बढ़ने के साथ बल का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि दूरी बढ़ने के साथ बल का मान क्या होता है, कम होता है। सेकंड चीज ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने आप लोगों को अभी संबंध बताया था कि R और F में क्या संबंध है। यदि दूरी को दुगना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दुगना, तो आप मुझे बताइए कि बल कितना हो जाता है, बल कितना हो जाता है, 1/4, 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/4। और यहां पर बल कितना है, नया बल कितना हो जाता है, 1/4। उस बल का 1/4, तो 40 का 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूरी को जैसे ही दुगना कर दिया जाता है तो बल का मान 1/4 हो जाता है। हमने अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। मुझे लगता है कि आप लोग अब अच्छे से बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने जो ये संबंध पढ़े थे, उस संबंध से हम क्वेश्चनों को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए था ताकि आप लोगों को बिल्कुल बात अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड चीज देखिए, एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को आप लोग भी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि
दो पिंडों के द्रव्यमान को दुगना एवं दूरी को एक चौथाई कर दिया जाए, एक चौथाई कर दिया जाए तो गुरुत्वीय बल क्या होगा। गुरुत्वीय बल क्या होगा, ठीक है। यदि द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, द्रव्यमान दो होते हैं, दो है तो m1 है उसका मान क्या हो गया 2m1 और m2 है उसका मान कितना हो गया 2m2, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि m1 है उसका मान हो गया 2। अब इस पर डेस्क लगा दीजिए ताकि नए के लिए हमें ध्यान रहे, ठीक है। और r1 है वो हमें r हमें कितनी दी हुई है कर दिया जाए, ठीक है। तो r है उसको कितना कर दिया जा रहा है, एक चौथाई r कर दिया जा रहा है। इसको भी डेस्क लगा दीजिए ताकि ध्यान रहे कि नए वाले के लिए मान निकाल रहे हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब नया है तो नया बल निकाल लेंगे। तो ये द्रव्यमान को कितना कर दिया जा रहा है G, ठीक है। तो ये कितना कर दिया जा रहा है 2m1 और 2m2, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा m2 डैश लगा दीजिए, ठीक है। और r को कितना कर दिया जा रहा है एक चौथाई r डैश, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा G 2 दूनी 4 m1 m2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 16, और 16 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ये क्या हो गया r डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई 16। तो f कितना आ जाएगा f डैश कितना आ जाएगा, ठीक है। G 16 G m1 m2 अपॉन r डैश स्क्वायर, कितना गुना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। तो नया बल वो पहले बल की तुलना में कितना गुना हो जाएगा, ठीक है 16 गुना, 16 गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नया बल का मान कितना होगा, ठीक है। नया गुरुत्वीय बल क्या होगा नया, ठीक है। तो नया जो गुरुत्वीय बल होगा वो कितना होगा 16 गुना होगा पहले की तुलना में, कितना होगा 16 गुना होगा। सॉरी ये 16 तो नीचे है ना, तो 16 16 चौको 64, 64 गुना होगा, कितना होगा 64 गुना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कितना होगा 64 गुना होगा। ये बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है आप लोगों को कि जो नया बल है वो पहले बल की तुलना में कितने गुना होगा 64 गुना होगा। तो ये बात बिल्कुल आप सीख गए होंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं और मुझे लगता है कि दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से अब आप बिल्कुल अच्छे से बात समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः 1 kg व 2 kg है एवं उनके मध्य दूरी 2 गुणा 10 की घात 2 मीटर है। उनके मध्य दूरी कितनी है 2 गुणा 10 की घात 2 मीटर है। तो गुरुत्वीय बल का मान बताएं, ठीक है। गुरुत्वीय बल का क्या करना है मान बताना है। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः 1 kg एवं 2 kg है एवं उनके मध्य की दूरी 2 गुणा 10 की घात 2 मीटर है तो गुरुत्वीय बल का मान बताएं। देखिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए हमें गुरुत्वीय बल का मान बताना है तो कंप्लीट मान बताना है, इसलिए हमें इसमें G की वैल्यू को भी शामिल करना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में G की वैल्यू कितनी बताई थी बताओ दोस्तों 6.67 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर। बताई थी नहीं बताई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जी की वैल्यू बताई थी कि 6.67 गुणा 10 की घात -11। तो इसमें रख देंगे, ठीक है।
जी का मान रख दो 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 11। m1 का मान कितना है 1, m2 का मान कितना है 2, ठीक है। r स्क्वायर का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मैं स्क्वायर करूंगा, f बराबर 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 11, ठीक है, गुणा 2 बटा 4 गुणा 10 की घात 4, ठीक है, गुणा 10 की घात 4 हो गया। इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, देखिए f बराबर कितना आ जाएगा 6.67 गुणा 2 से ये कितनी बार कट गया दोस्तों, 2 बार कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये घात जैसे ही 4 ऊपर जाएगी ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और माइनस की घात होते ही ये घात माइनस में जुड़ जाएगी, तो माइनस की घात कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, और नीचे कितना आ जाएगा बटा 2 और 10 की घात माइनस के 15, ठीक है। अब f बराबर कितना आ जाएगा, देखिए भाग दीजिए इसमें, इसको 2 जीरो को नीचे लेके आ जाइए, ठीक है, ये भी ऊपर चल जाएगी भले, तो ये भाग दीजिए 3 बार, ये भी 3 बार, और ये कितनी बार गया 3 और पॉइंट के 5 और 2 अंक छोड़ के वापस से 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 3.335 गुणा 10 की घात माइनस के 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो 3.335 गुणा 10 की घात माइनस के 15। अब एक चीज का आप लोगों को वहां ध्यान रखना है, वो चीज क्या है उसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जी का मान है, उसका जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर, ठीक है। वहां पर आपके पास यदि यही ऑप्शन में लिखा हो कि f बराबर 3.335 गुणा 10 की घात माइनस के 15, ठीक है, और वहां ऐसे लिखा हो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर, और आपने जैसे ही आंसर निकाला और आपने मात्रक देखा ही नहीं और आपने इस पर टिक कर दिया, और ऐसा ही एक दूसरा ऑप्शन दिखाओ f बराबर 3.335 गुणा 10 की घात माइनस के 15 न्यूटन, ठीक है, और आपने जल्दीबाजी में क्या किया, हम जल्दीबाजी में ऐसा ही करते हैं अक्सर, आप ही नहीं सभी ऐसा करते हैं, ये हमने ऑप्शन देखा, ये हमने मात्रक देखा, हमने देखा नहीं और हमने टिक कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बल होता है उसका मात्रक न्यूटन होता है, कितना होता है न्यूटन होता है, हमने जी पढ़ा था उसका मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर। बल हमेशा किस में आएगा दोस्तों, न्यूटन में आएगा, किसमें आएगा न्यूटन। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से जब आंसर निकाल लो उसके बाद अच्छे से चेक करना है कि हम किस ऑप्शन पर टिक लगा रहे हैं, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। मुझे लगता है कि अब आप लोग फॉर्मूले से संबंधित जो भी बातें थी, ठीक है, वो आप बिल्कुल अच्छे से सीख गए होंगे और समझ गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने करने की कोशिश की है, बाकी और भी यदि क्वेश्चन होंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे और करते रहेंगे, काम ही यही है ना हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज जो समझते हैं, जिस चीज के लिए हम बहुत देर से सोच रहे थे कि किस चीज को बताना है, तो मैं सोच रहा था आप लोगों को एक बढ़िया सी चीज बता देता हूं जिसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों त्वरण के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि त्वरण क्या होता है, आज गुरुत्वीय त्वरण के बारे में सुन लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। देखिए त्वरण जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी अलग होती है, त्वरण अलग होता है। तो पहले त्वरण को समझ लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण तो फिर आप लोगों के एक बार में समझ में आ जाएगा कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। त्वरण क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बटा टाइम, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन है वही क्या है, त्वरण है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेंगे, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है, त्वरण तो समझ में आ गया कि चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन हो रहा है, हमने किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा और वो कुछ समय बाद उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम के रेस्पेक्ट में, 1 सेकंड बाद कुछ थी, 2 सेकंड बाद कुछ है, 3 सेकंड बाद और कुछ है, तो वो क्या है, त्वरण है।
लेकिन गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण कुछ भी नहीं है। यदि गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण ये जो घटना हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी, जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वो यदि गुरुत्वीय बल के कारण हो रहा है तो वो गुरुत्वीय त्वरण है। दैट्स इट। इतनी सिंपल सी बात है जो आप लोगों को समझनी थी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या चीज है। और मुझे लगता है आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गई होगी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, कि वेग में परिवर्तन किसके कारण, गुरुत्वीय बल के कारण वेग में जो परिवर्तन है वही क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसके आगे की और हम बातों को डिस्कस करते हैं। हमारा अभी तो सिर्फ यही जानना था कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। इसको जी से दर्शाते हैं, किससे? स्मॉल जी से। स्मॉल जी से इसको शो करते हैं और इसका जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समथिंग समथिंग में 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आप लोगों को जब भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें जी का मान अवश्य दिया हुआ होगा, और यदि नहीं दिया हो तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों कि जो जी होता है ये टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो अब यदि मैं, ये मार्कर है, इस मार्कर को यदि ऊपर से गिराता हूं, क्या करता हूं, गिराता हूं। ठीक है, ये मार्कर है, इस मार्कर का जब मैंने इसको होल्ड किया हुआ है तब इसका जो जी है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको जैसे ही फ्री फॉल किया, ऊपर से छोड़ा, तो 1 सेकेंड बाद इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, सॉरी यहां पर जी है वो क्या है, 0। तो यहां पर जी का मान कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 सेकेंड बाद इसका मान कितना हो जाएगा, 18.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा, सॉरी 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा 2 सेकेंड बाद। तो मैं ऊपर से यदि किसी वस्तु को फेंक रहा हूं या फिर उस वस्तु को ऊपर से फ्री फॉल कर रहा हूं तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और चेंज हो रही है तो जी का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर जी में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यदि मैं किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, नेगेटिव होगा और क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अब गुरुत्वीय त्वरण समझने के बाद ये बात अच्छी से समझ आ गई होगी कि जी का मान ऊपर जाने पर क्यों बढ़ता है और नीचे आने पर क्यों, नीचे आने पर बढ़ता है और ऊपर जाने पर क्यों घटता है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट। लेकिन अब जी का मान जो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, हमने बताया कि जी का मान आपको कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये है कहां पर, ये हमारी पृथ्वी है, मान के चल लीजिए, वैसे पृथ्वी इस पर आएगी नहीं। ठीक है, तो 9.8 कहां पर होगा, बिल्कुल पृथ्वी के सरफेस पर। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर। और ये सतह कहां से डिसाइड होगी, समुद्र तल पर, समुद्र तल पर। समुद्र तल पर जो जी है वो कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, आपने कई बार रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तब देखा होगा एक लाइन लिखी हुई रहती, समुद्र तल से ऊंचाई। हमेशा जब ऊंचाई को मापा जाता है तो वो समुद्र तल से मापा जाता है। कहां से मापा जाता है, समुद्र तल से। तो समुद्र तल पर जो जी का मान होगा वो कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है, कम होता है। और अंतरिक्ष में जाने के बाद जी का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो और यहाँ पर इन्फिनिटी पर, ठीक है, यहाँ पर अंतरिक्ष में जाकर जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष में जाकर जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऊंचाई बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने के
साथ दूरी में परिवर्तन से, दूरी में परिवर्तन से जी का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ दूरी में परिवर्तन से क्या होता है, जी का मान कम होता है। आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि ऊंचाई बढ़ने के साथ दूरी में परिवर्तन से क्या होता है, जी का मान कम होता है। ठीक है, जी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और ऊपर जाने पर तो जी का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहां पर कितना है, 9.8 है। लेकिन यदि हम पृथ्वी से नीचे आ रहे हैं और इस सेंटर पे, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पर, यहां भी जी का मान कितना होता है, 0 होता है, केंद्र पर। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि आपने तो अभी बताया था कि जैसे जैसे वस्तु को नीचे लाते हैं जी का मान बढ़ता है। आप उल्टा बता रहे हो। इस चीज को समझने की तो हमें जरूरत है कि किस तरीके से इस चीज को समझना है। देखिए दोस्तों, जी किस पर डिपेंड कर रहा है, अर्थ पर डिपेंड कर रहा है। अर्थ हमें क्या, उसको क्या करिए, अर्थ के अंदर ही तो जी है ना, उसको खींच रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये कोई वस्तु थी, जिस वस्तु यहां पर रखी हुई थी, ठीक है, वस्तु कहां थी, यहां पर रखी हुई थी, यहां पर थी, तो यहां पर जी का मान कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि मैंने वस्तु को यहां पर लेकर आया, अंदर लेकर आया, ठीक है, पहले तो पूरी पृथ्वी उसके ऊपर क्या लगा रही थी, जी लगा रही थी। ठीक है, अब लगभग इतना भाग ही उसके ऊपर क्या लगाएगा, जी लगाएगा। वस्तु यहां पर आ गई तो इतना भाग उसके ऊपर जी लगाएगा। वस्तु इस जगह पर आ गई तो इतना भाग ही जी लगाएगा। ठीक है, तो नीचे आने से भी क्या हो रहा है, जी का मान कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम एक बात लिख सकते हैं कि गहराई में जाने पर, ऊंचाई बढ़ने के साथ तो जी का मान कम होता ही है, गहराई में जाने पर जी का मान कम होता है। गहराई में जाने पर क्या होता है, जी का मान कम होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अब ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। अंतरिक्ष में जी का मान कितना होता है, 0 होता है। पृथ्वी सतह पर जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है। गहराई में जाने पर जी का मान घटता है, ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है। बस इतना ही आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से जी के मान में परिवर्तन होता है। आज की जो क्लास थी, मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग क्लास रही होगी, काफी मजा आया होगा आप लोगों को और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, जो भी साथी आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीखने को मिलती रहेगी। और कुछ भी यदि आप लोगों को डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अदर चैप्टर से भी यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को एक सिस्टमेटिकली तरीके से, और आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये मेरा उद्देश्य है कि आप जब रीट की तैयारी करें तो आप इतने अच्छे से करें कि कम समय में आप लोग टीचर बन जाएं। जिस तरीके से मैंने तैयारी की है, मैं चाहता हूं आप भी उसी तरीके से अपनी तैयारी को इतनी मजबूती के साथ करें कि आपका फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर ये बताइएगा, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। आपको सिर्फ इतना बताना है आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, इससे भी अच्छी आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, इसका विश्वास मानिएगा। कल की जो क्लास थी उसमें आज की क्लास में मुझे लगता है ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, डर के आगे ही जीत है। यदि आप डरोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो आपसे कभी नहीं हो पाएगा। और यदि आपने ठान लिया कि मुझे तो करना ही करना है, तो फिर ऐसी कोई ताकत नहीं है इस ब्रह्मांड की जो आपको करने से रोक दे। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि आप कर्म करो और फल की चिंता ना करो। आप अपना कर्म करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त रहिए कि आपको दुनियादारी का पता ना हो कि क्या है, क्या चल रहा है। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपकी आंखें और आपको और ये दुनिया है वो आपका रिजल्ट ही देखेगी। इसलिए अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे से करिए
कि आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट क्लास में पूरी एनर्जी के साथ और बहुत सारी नई चीज़ों के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।